So hello guys, welcome back. This is Pankaj Chauhan. I welcome you again to this platform. So हम बात कर रहे थे मिस्टर मृणाल के बारे में एक्चुअली, जिन्होंने गेट में 280 रैंक लिया था 2017 में. इनके हमने 2 पार्ट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, जिनमें हमने गेट के बारे में डिस्कस किया है बेसिकली, और इनके जर्नी के बारे में बात किया है. तो हम फिलहाल बात करने हैं IOCL का जो इंटरव्यू था कैसा था. तो हेलो मृणाल, वेलकम अगेन. हाय पंकज. हाँ, तो मैं थोड़ा बता दूं आपके बारे में फिर से कि ये फिलहाल IOCL में ही एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, चेन्नई में पोस्टेड है, और इनके IOCL के इंटरव्यू की बेसिकली हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले मृणाल, 2017 में आपका IOCL का इंटरव्यू हुआ था. आई थिंक आपने डेट भी मेंशन कर रखी है, 30th of April आई थिंक. या एग्जैक्टली. हाँ, 30th of May आई थिंक. 30th of May. हाँ, 2017. तो देखना, इतना क्लियर थॉट्स आई थिंक किसी के मिलेंगे, मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने डेट तक मेंशन कर रखी है अपनी. तो सबसे पहले तो IOCL की जो कट ऑफ है क्या थी उस टाइम पे, और अब क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है? IOCL की कट ऑफ उस टाइम 71.8 नंबर थी अप्रॉक्स. मैं अप्रॉक्स बताऊंगा क्योंकि काफी लोग RTI फाइल करते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ. और उन्होंने अप्रॉक्स अराउंड 1500 तक के रैंक को बुलाया था. और IOCL के सिलेक्शन में मेजर क्राइटेरिया ये कि वो 80% गेट के मार्क्स को वैल्यू देते हैं. तो ऑल्दो वो 1:10 के रेशियो में बुलाते हैं, बट सिंस वो 80% मार्क्स गेट के वैल्यू देते हैं, तो आपका जो पीछे रैंक वालों का है, जब तक उनका बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू नहीं गया हो तब तक बहुत मुश्किल है उनको वो करना. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ. जैसे अगर आपकी रैंक पीछे है तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया होना चाहिए कि पैनल को लगे कि नहीं, ये बंदा तो मेरे को चाहिए IOCL. हाँ, बिकॉज सीधी सी बात है, 80% उसका वेटेज है गेट का, तो इसलिए वहाँ पे गेट के मायने बहुत ज्यादा है बेसिकली. तो हम एक बात और बता दूं, मैं मैकेनिकल की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ. अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं इसलिए बता दूं, हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं बेसिकली. अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है, कितना अब आपको अंदाजा है अभी फिलहाल क्या सीन चल रहा है, क्या सिनेरियो है, या फिर आप मैकेनिकल का जैसे क्या हो गया, जो भी PSUs हैं तो वो अब कॉलेज से भी रिक्रूट कर रहे हैं. तो इससे ऑब्वियसली हमारे गेट के जो वैकेंसीज है उस पे कुछ तो फर्क पड़ा ही है. और बट ओवरऑल वैकेंसीज अभी भी हैं IOCL में. मतलब मैं काम करता हूँ, मैं HR लोगों से मिलते रहता हूँ, तो मेरे को पता है कि वैकेंसीज तो हैं, बट वही है कि अब ये वैकेंसी स्प्लिट हो गए. अच्छा, आपके टाइम में कितनी मेरे टाइम में भी स्प्लिट हुई थी. और मेरे हेलो बोलिए बिल्कुल आ रही है. हाँ, बोलिए. ओके. सो मेरे टाइम में भी स्प्लिट हुई थी वैकेंसीज. तो मेरे टाइम में अराउंड 250-260 वैकेंसीज थी, एंड जनरल के अराउंड आप रख लो 127 के अराउंड वैकेंसीज थी. काफी वैकेंसीज होती है, ऐसा नहीं है. हाँ, काफी वैकेंसीज थी. मैकेनिकल के टर्म्स पे ये बहुत बड़ी वैकेंसी है. हाँ, ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आई थिंक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से गेट का ही स्कोर चाहिए, और कुछ चाहिए इसके अलावा? मैं बीटेक के में कितने परसेंटेज था, ऐसा कुछ? गेट का ही स्कोर चाहिए, और बेसिक जो हर कंपनीज रखती है कि 60% बीटेक तो होना चाहिए. मतलब बेयर मिनिमम कट ऑफ, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल कट ऑफ नहीं है इसमें. तो एक बेयर मिनिमम कट ऑफ है कि आपका इतना होना चाहिए. तो इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो है गेट का स्कोर. तो गेट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे हम गेट के वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं अभी, अगर IOCL का जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू है तो कितने राउंड्स होंगे, क्या क्या चीजें उसको फेस करनी पड़ेंगी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएंगे तो प्लीज. IOCL में बेसिकली 2 राउंड होते हैं. बेसिकली 3 स्टेजेस हुए हैं वो. एक हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, एक आपका हो गया ग्रुप टास्क होगा, और फाइनल में आपका टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू कंबाइंड जो हमारे टाइम पे हुआ था. तो बेसिकली यही 3 चीजें होती हैं. तो कौन सा कब होना है, इसका भी कुछ है, या फिर कोई भी कभी भी हो सकता है? नहीं, एज सच कुछ शेड्यूल नहीं है उसका. जैसे आपको एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो वो क्या करेंगे, आधे लोगों को ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क के लिए भेज देंगे, और आधे लोगों को इंटरव्यू वेट करेंगे, ताकि वो दोनों चलता रहे, साइमल्टेनियसली दोनों चलता है. क्योंकि उनको काफी इंटरव्यूज करने हैं. उनको मान लो आप 1500 इंटरव्यूज करने हैं, तो दैट इज अ ह्यूज टास्क. मतलब वो काफी बड़ा टास्क है, ह्यूमंगस टास्क है. तो वो उस तरह से उन्होंने प्लान करते हैं कि सब चीज एक दिन में हो जाए अच्छे से. अच्छा, और ये लोकेशन भी डिफरेंट होता है?
इंटरव्यूज का, या सब लोग एक ही जगह इंटरव्यू देते हैं? इंटरव्यूज के लोकेशन, हाँ ऑब्वियसली 4 लोकेशन, जैसे हमारे आईओसीएल में 4 रीजन है, एक सदर्न रीजन, एक नॉर्दर्न रीजन, एक ईस्टर्न रीजन, एक वेस्टर्न रीजन। तो जैसे मेरा इंटरव्यू ईस्टर्न रीजन में था, तो ईस्टर्न रीजन की हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, और अभी मैं यहाँ सदर्न रीजन में हूँ, तो मैं उसी ऑफिस में जाता हूँ जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। काफी मैं नए लोगों से मिलता हूँ जो इंटरव्यू देने आए हैं एक्चुअली। सदर्न रीजन के इंटरव्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप अगर कुछ है तो हेल्प कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो ये इनके रीजंस थे अलग अलग, इन्होंने बताए। बाकी सबसे पहले मैं बाकी चीजों से बात दूर, इन सबसे जैसे क्या क्या हुआ इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सैलरी कितना, मतलब एक कैंडिडेट है जिसको आईओसीएल में प्लेस होगा तो उसको कितना सैलरी मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। तो PSU की सैलरीज एक्चुअली आईओसीएल की काफी अट्रैक्टिव सैलरीज है, मोर देन सैलरीज इट्स अबाउट द पर्क्स एंड द रिस्पेक्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम द अदर पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सैलरी वाइज जैसे ये बोलते हैं तो अराउंड 18 लाख का पैकेज, मोर और लेस 18 लाख का पैकेज ये शोकेस करते हैं शुरू में ही, बेसिकली शुरू में, जो कि फ्रेशर के लिए काफी अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है। और इवन गेट के बाद जैसे ही कितना एज होता है, अराउंड 22 मैक्सिमम, उसके बाद 18 लाख रुपए पर एक साल में, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा उसके बाद बताइए, आप बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। क्या आप कंटिन्यू कर रहे थे ना, कुछ बोल रहे थे कि सो वही पैकेज के बारे में बता रहा था। 18 लाख के अराउंड है। तो अभी जो शुरू हो रहा है बेसिक, तो वो 50,000 के बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अभी जो नए पीओस ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे टाइम में वो 60,000 था। तो अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो 50,000 से ज्वाइन कर रहे हैं, कि उन्होंने एक ग्रेड को स्प्लिट किया है। तो आपकी अगर मंथली सैलरी होगी तो अराउंड 90,000 से 1 लाख के बीच में आपकी आएगी, अगर आप कुछ डिडक्शन नहीं करवाते हैं तो। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड सैलरी, मतलब स्टार्टिंग के लिए ये बहुत अच्छी सैलरी है। उसके अलावा कुछ फैसिलिटीज, जैसे मेडिकल फैसिलिटी या फिर कुछ फैसिलिटीज, ऑब्वियसली। सो मेडिकल फैसिलिटीज कंप्लीटली आपका completely free, like completely free means I mean completely free. Even if you buy a aspirin also you can claim it. Okay. तो फैमिली है, and फैमिली भी साथ में है, मतलब फैमिली के लिए कुछ कंडीशंस हैं। फैमिली के लिए जैसे आपके पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है आपके, तो आपको उनकी इनकम प्रूफ दिखाना होगा कि वो सोनली आप पे डिपेंडेंट है। और अगर आपकी वाइफ है या चिल्ड्रन है तो वो उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है। बट अगर आपको पेरेंट्स को डिपेंडेंट दिखाना है तो आपको उनका इनकम प्रूफ दिखाना होगा कि कुछ कंडीशंस है जो मैं पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता, बट तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना होगा कि वो सोनली आप पे डिपेंडेंट्स है। बाकी ये भी चीजें मैटर करती हैं, आपको कौन से कंपनी में पीएसयू में जाना है नहीं करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा बेसिकली, है ना? एग्जैक्टली। ओके, बाकी आपने आईओसीएल ज्वाइन किया है, असिस्टेंट मैनेजर बने हैं, तो ये कितने टाइम में आपका प्रमोशन हुआ, क्या सब हुआ, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एज अ ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर बोलते थे यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन करा था। तो 1 साल का प्रोबेशन रहता है, अगर आपने उसमें ठीक से काम किया, बेसिक काम भी किया, तो आपको प्रमोट कर देते हैं। तो 1 साल के प्रमोशन के बाद में सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर बन गए। और उस टाइम ही कुछ ग्रेड स्प्लिट अप हुआ था, जिसके चलते हमको 1 साल का एडवांटेज मिला था। तो वही सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर मैंने 2 साल काम किया, और उसके बाद इस साल ही मेरे को प्रमोशन मिला एज एन असिस्टेंट मैनेजर। बेसिक रेटिंग ठीक होनी चाहिए, आपका बेसिक काम जो है वो सही होना चाहिए। बाकी प्रमोशन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब कुछ आपके हाथ में है नहीं। अच्छा, ओवरऑल इट्स गुड, ओवरऑल आपको हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था आपको कांग्रेचुलेशन आपके प्रमोशन के लिए, वैसे तो पहले तो थैंक यू। क्या अच्छा, अभी एक चीज और पूछना चाहूंगा इंटरव्यू से पहले कि वर्कलोड कैसा है, मतलब काम का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा वर्क आपको करने को मिलता है वहाँ पे? वर्कलोड तो है यहाँ पे, मतलब ये मैं नहीं बोलूंगा कि जो बेसिक एक नॉर्मल जो सोच होते लोगों की कि यार सरकारी में आ गए तो काम नहीं करना पड़ेगा, पीएसयू में आ गए तो अब जिंदगी भर काम नहीं करना, बैठना है बस, पेपर साइन करना है। तो ऐसा तो नहीं है आपके आज के डिजिटल दुनिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपके पास वर्कलोड तो है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किधर लोकेटेड हो, किधर पोस्टेड हो। जैसे कि आप सेल्स में अगर पोस्टेड हो तो आपका वर्कलोड ह्यूमंगस होगा, आप 24/7 आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो चीज है। अगर आप किसी टर्मिनल या किसी डेपो में पोस्टेड हो तो आपका एक फिक्स टाइम होगा कि आपको 8 घंटे जाके काम करना है वहाँ पे, फिर आ जाना है, फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
मैं जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, तो मेरा काम है जो भी पेट्रोल बंक्स होते हैं, जो भी आप रिटेल आउटलेट्स देखते हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी नई कंस्ट्रक्शन कराना। तो उसमें भी वर्कलोड होता है कि उसमें टाइमली वर्कलोड होता है कि अगर बहुत काम चल रहा है तो आपको साइट पे रहना है, मतलब आप ऐसे साइट छोड़ के नहीं आ सकते हो। तो दैट इज द थिंग। तो वर्कलोड डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, और एक तरह से रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, मतलब जैसे काम आप exactly. हाँ, और ऊपर से नेशन बिल्डिंग का भी काम एक तरह से, क्योंकि पीएसयू काफी नेशंस पे काफी डिपेंड करती है पीएसयू, है ना। तो नेशन बिल्डिंग का काम है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि वर्क नहीं है वो सब गया वो जमाना कि हम बोलते थे सरकारी में जाओ बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इवन दो ये सब मैंने पूछा आपसे क्योंकि जो लोग आईओसीएल में जाना चाहते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आते हैं आपके इंटरव्यू के ऊपर जो 2017 में हुआ था उस पे। तो जो आपने बताया 4 चीजें बताई, टेक्निकल, फिर बताया आपने एचआर, फिर आपने बताया ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था आपके लिए? आईओसीएल में जैसे जो इंटरव्यू हुआ, लाइक इट वाज, ये बेसिकली काफी चिल इंटरव्यू होता है, मतलब मैं बोलूंगा नहीं कि ये डिफिकल्ट इंटरव्यू है। अच्छा, मतलब ये बेसिकली गो थ्रू इंटरव्यू, आपको सब कुछ कॉन्फिडेंटली बोल के आने का है। एंड जहां तक जैसे मैं शुरू करूंगा पॉइंट वाइज, तो जैसे ग्रुप डिस्कशन है और ग्रुप टास्क है। ग्रुप डिस्कशन में मेजर यही पॉइंट है कि आपको टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, आप या कुछ बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास आइडियाज हैं, तो आप उस चीज को ग्रुप डिस्कशन में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पर वही है कि आपको कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट करना है। अगर कोई आपकी बातें काट रहा है तो आपको उसको होता है ना, पॉजिटिवली उसको डिफेंड करना है। तो ये सब फैक्टर्स थी। बातें काटनी नहीं है शायद मेरे हिसाब से, बातें काटनी नहीं है। हाँ, तो ये है। तो और अच्छा लैंग्वेज पे कंट्रोल, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपके हिंदी पे कंट्रोल होना चाहिए। मतलब आप ऐसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं कर सकते। आप एक लैंग्वेज पे हैं तो आप एक लैंग्वेज पे स्टिक रहे हैं उसपे। ओके। तो दैट इज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पैनल ऑब्जर्व करते हैं आप पे, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्रुप डिस्कशन तो है, बट ये जो चीजें है ना, और ये चीजें एक्चुअली आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मैटर कर जाती है। नए क्लाइंट से मिलते हो या फिर नए कस्टमर से मिलते हो, तो ये चीजें तब तो नहीं समझ में आती है, बट जब आप काम कर रहे हो तब समझ में आती है कि क्यों वो चीजें पे टेस्ट करते हैं। हाँ, और ऑब्वियसली बात है कि आप जब इतने बड़ी पीएच में जाने वाले हैं तो आपको रिस्पांसिबिलिटी मिलेंगी, लीडरशिप भी आपको करना पड़ेगा ना। तो वो सब आप कैसे हैंडल करेंगे वो चीजें, वो सब आपको देखा जाता है एट द इनिशियल स्टार्ट। ओके, तो ये सब था ग्रुप डिस्कशन का और ग्रुप टास्क का। तो मैं एक ग्रुप डिस्कशन के बारे में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, टेक्निकल जो मैकेनिकल के जो बंदे होते हैं, टेक्निकल ज्यादा फोकस रहते हैं, है ना, तो उनको करंट अफेयर का ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। मान लो कुछ टॉपिक ऐसा पूछा गया कि उनके पास नॉलेज बहुत कम है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को मतलब चीजें को मतलब ओवरकम करना चाहिए उस टाइम पे? जैसे अगर नॉलेज कम है, अगर आप बोल रहे हो करंट अफेयर्स की नॉलेज कम है, अगर कम है तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट, आपको बस बेसिक जो चल रहा है आपकी दुनिया में वो पता होना चाहिए। तो आप 2 महीने का अगर न्यूज़ भी पता कर लेते हो कि क्या चल रहा है दुनिया में, दैट इज एनफ। ओके, वो नहीं है कि वो एकदम 1965 की न्यूज़ पूछेंगे आपसे। वो कुछ भी, मतलब कुछ अगर बेसिक टॉपिक चल रहा है, जैसे मैं जब था तो हमारे टाइम में जेएनयू का बहुत इशू चलता था, तो हमारा टॉपिक भी मेरे ख्याल से वही था। तो सिंस मेरे को पता था तो मैं उस फेवर या उसके अगेंस्ट में बोल सकता था। That is the thing. बाकी हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये था ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के बारे में। अभी हम बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज के बारे में। तो पर्सनल इंटरव्यू जो हुआ था आपका, तो उसमें कैसे, क्या पैनल में कितने मेंबर्स थे, क्या क्या चीजें हुई आपके साथ, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू में मेरे ख्याल से चार लोग थे, उसमें से एक एचआर के थे, बाकी 3 टेक्निकल डिपार्टमेंट के थे। तो काफी सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा। पहले ही चीजें पूछी कि आईओसीएल के बारे में क्या पता है, और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज की। ये सब बेसिक जो क्वेश्चंस है जिसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि आईओसीएल किस किस इंडस्ट्रीज में है, आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो आईओसीएल को। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि कैंडिडेट उसके बारे में पढ़ के आया है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपका आईओसीएल का आई थिंक सेकंड इंटरव्यू था, बीपीसीएल का इंटरव्यू दे चुके थे फर्स्ट टाइम, तो आपने अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखा था उस इंटरव्यू से? आपको बेनिफिट मिले थे या फिर आप बिल्कुल फ्रेश थे दिस टाइम? काफी बेनिफिट मिले थे। जैसे जो बीपीसीएल के एचआर इंटरव्यू में मैंने गलती की थी, व्हाई बीपीसीएल, व्हाई नॉट आईओसीएल, ये जो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं,
तो वो बेनिफिट्स मिले। उसको मैं रिव्यू करा, उसको मैंने रिव्यू किया था काफी, जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे बात करके कि कैसे टैकल करूं इसको, क्योंकि आपको ऐसा आंसर देना है उसमें कि आप दूसरी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे। बिल्कुल, मतलब आपसे अगर पूछा कि वाई IOCL ओवर BPCL, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि BPCL छोटी कंपनी है या कम मार्केट शेयर है तो आप नहीं बात करोगे उसमें। तो आप क्या आंसर होना चाहिए? राइट वे टू टेल। अगर मैं पूछूं आपसे, ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड के प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स को उनको प्रोजेक्ट करना है। तो जैसे मैंने IOCL का बोला था कि सर इसकी सिंस इसकी नंबर ऑफ लोकेशन ज्यादा है, इसका रीच ज्यादा है, तो मेरे को मोर एक्सपोजर मिलेगा। सो लाइक दैट यू हैव टू फ्रेम सम आंसर। ये कोई इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है, आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो सेम वे आपको सब कुछ जैसे कोई भी, जैसे आपसे NTPC पूछेगी कि IOCL क्यों नहीं ज्वाइन करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना पड़ेगा कि NTPC में सर मेरे को टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक दैट आपको फ्रेम करना पड़ेगा आंसर उस पॉइंट पे, या फिर उस इंटरव्यू के पहले आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा उस आंसर। ओके। हाँ, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है बेसिकली। ओके, तो ये चीजें थी। आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो मैकेनिकल से रिलेटेड जो आप आई थिंक आपने मेरे को दिए भी हैं क्वेश्चन, आप अगर आप बता दें तो इट विल बी मोर बेटर। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आपने बताए हैं। मैकेनिकल से काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। PSUs में इन डेप्थ क्वेश्चंस कभी नहीं पूछते, बट मेजर थिंग है, मैं बोलूंगा कि आप कोई भी ऑयल कंपनीज के इंटरव्यू में जाते हो तो एक है पंप तो आप कर लो, क्योंकि पंप इज द हार्ट ऑफ एनी ऑयल कंपनी। आप यहाँ पे भी आके पंप और टैंक ही करते रहोगे, तो पंप के बारे में आप पढ़ लो, बेसिक IC इंजन के बारे में पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लो, एंड मोस्टली दे विल आस्क योर फेवरेट सब्जेक्ट, और उसके बाद ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। बट मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं था, दे डायरेक्टली स्टार्टेड आस्किंग मी कि ये क्या है ऐसा करके। बट उन्होंने काफी ऊपर के क्वेश्चंस पूछे थे। तो इफ दे आर नॉट आस्किंग योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, वो हमेशा बेसिक क्वेश्चन उठा के बोलेंगे। तो मतलब ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। इवन आप अच्छा रहे बात नहीं, अगर आपने क्वालीफाई किया है इतने अच्छे पे तो आपको उतना आता है, ऑब्वियस बात है, उसका पास नॉलेज है। दैट्स थिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज आप बताना चाहें जो IOCL से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर आप किसी भी कैंडिडेट के लिए बात करें तो? IOCL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, और जो बेसिक HR क्वेश्चन है, व्हाई IOCL, व्हाई BPCL, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट, उसकी प्रिपरेशन तो करके ही जाना है, क्योंकि वो पता है वो कभी मेक और ब्रेक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने उसमें कन्विंस नहीं कर पाए इंटरव्यूअर को, तो वो सोचेगा कि इसको हमारी कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका कोई विजन ही नहीं है, क्यों आना चाहता है, इसको पता ही नहीं है, तो वो उस चीज में वो फंसा सकते हैं आपको। तो बोलूंगा कि मेजर है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, और क्यों आपको कंपनी ज्वाइन करनी है एकदम क्लियर एम रख के जाओ। इवन दो आपके मन में वो एम नहीं है, बट आप बना के जाओ इंटरव्यू। हाँ, यही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। जैसे कि मैं शुरू में बोलता हूँ कि इंटरव्यू एक साइकोलॉजी का खेल है। आपको उस सामने वाले को बिलीव दिलाना है कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहोगे, और आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली काफी इंटरेस्टेड है। दैट इज द थिंग। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप थोड़ा सा बना के जाओगे, मुझे ये कंपनी ज्वाइन करना है, बट जैसे कि मैं बोलूं कि IOCL का इंटरव्यू है, फिर उसके कुछ दिन बाद NTPC का होगा या ONGC का होगा, तो सेलेक्ट तो होना ही चाहता है इंसान। जब किसी में सेलेक्ट नहीं होता तो ये सोचता है कि किसी में भी हो जाऊं फर्स्ट टाइम, तो है ना। जब ऑप्शन होते हैं तो वो सोचता है कि मैं इसमें नहीं इसमें जाऊं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे इंसान ये सोचे कि यार मेरे को IOCL ना मिले तो वो मिल जाए, तो वो उस टाइम पे माइंड में रहता है, ऑब्वियस बात है ना। तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि हाँ मेरे को IOCL में, जब IOCL का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा सिर्फ IOCL में ही जाना है, और NTPC का देने जाऊंगा तो NTPC में ही जाना है, ONGC का देने जाऊंगा तो ONGC से जाना है, ऐसा कुछ। आपको लाइक इसका भी आपको वन एट ए टाइम खेलना है। मतलब लाइक आप अगर देने जा रहे हो तो आपको सोचना है कि नहीं यार यही ऑप्शन है, इसके अलावा मैं बेरोजगार रह जाऊंगा, इतनी गेट रैंक के बाद बेरोजगार रह जाऊंगा। तो एक ही ऑप्शन है इसका कि आपको सोच के चलना कि नहीं यही दिस इज द ओनली ऑप्शन, यही कंपनी है मेरे लिए। तो वो सोच के साथ आप बढ़ सकते हो। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे हैं मीटिंग की, तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ ये कि जैसे कि आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका रैंक बहुत अच्छा होगा, राइट, अराउंड 100 या अराउंड 50, है ना। तो ऐसा कुछ एग्जांपल आपके सामने है कि इतना रैंक आने के बाद भी उसने उसको IOCL में सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ एग्जांपल है? हाँ है, बिल्कुल है हमारे पास एग्जांपल। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ऐसा ये होता है कि आपके जो भी इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होते हैं, उसमें एक बेयर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मतलब मान लो इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं, तो आपको मिनिमम उसमें 4 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू एकदम ही खराब गया या एकदम ही बेकार गया, तो वो पैनल ने मान लो आपको 4 मार्क्स नहीं दिए। ओके, तो मतलब बेयर मिनिमम है जो वो कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद ही आप फाइनल इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल हैं। तो वो लोगों काफी लोग जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे
या उन्होंने पहले इंटरव्यूज नहीं दिए। जैसे मैंने कॉलेज के टाइम में काफी इंटरव्यूज दिए थे पहले, तो मैं मतलब मेरे को पता था कि इंटरव्यू में क्या होता है। तो काफी लोग होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू ही दे रहे हैं। हाँ, तो और ये भी नर्वसनेस स्किल्स है, मतलब वो एक्चुअली उनपे भारी पड़ जाता है इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी। तो वही मैं लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने इंटरव्यूज नहीं दिए हैं तो आप मॉक इंटरव्यूज कराओ, अपने आसपास के लोगों को ही बोलो कि कर दो। आपको जरूरी नहीं कि आप कोचिंग जाके, आप अपने दोस्तों को ही बोल दो कि यार मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, ऐसा कर दो। तो आपको एक थोड़ा सा वो आइडिया लग जाएगा कि होता क्या है एक्चुअली वहाँ पे। यस यस। बाकी हमारे वीडियोस तो हैं ही, आप जैसे आप हैं, आप बता रहे हैं तो यहाँ से भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं प्रमोशन से नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि फिर तो थोड़ा सा, क्योंकि ये भी होता होगा कि भाई जिसका रैंक अच्छा नहीं है ऑलमोस्ट, और फिर भी वो सिलेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज गेट का है, इसलिए थोड़ा वो चांसेस, वो एक कॉमन सी बात है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। एनीवे, तो इसके अलावा हम एंड करते हैं IOCL के बारे में। फिलहाल कुछ और चीज इंपॉर्टेंट तो बचा नहीं है शायद, आई थिंक। या मैंने कवर कर दिया मैक्सिमम चीजें, और बाकी चीज तो लोग पूछ ही सकते हैं मेरे से, लाइक ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनका भी, और जो इनके साथ जो भी हुआ था इन्होंने ऑलरेडी कोरा पे डाल रखा है, और उनका कोरा का लिंक और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो पे आपको मिल जाएंगे बेसिकली। हाँ, तो ये है IOCL के बारे में ऑल अबाउट। तो थैंक यू ऑल कि आपने यहाँ तक देखा वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट PSU की इंटरव्यू के बारे में। ओके, थैंक यू मृणाल वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ओके।